हेलो स्टूडेंट। हमने होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले उसी को डिस्कस करते हैं। इसमें था कि ए बी सी एंड डी आर फोर डिफरेंट नॉन जीरो डायमेंशनल क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि सारी जो क्वांटिटी हैं ए बी सी डी, ये डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन की हैं और इनमें से कोई भी जीरो डायमेंशन की नहीं है। इसका मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं है, चारों डायमेंशन रख रही हैं अपनी कुछ ना कुछ और चारों डायमेंशन अलग अलग हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी करेक्ट। ध्यान रखना, मे बी करेक्ट मतलब कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो जिसमें सही हो तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें से ये छांटना है कौन कौन से सही हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए प्लस बी। तो देखो मैंने बताया था दो फिजिकल क्वांटिटी को यदि ऐड कर रहे हैं तो दोनों की जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि दोनों जो चारों हैं वो डिफरेंट डायमेंशन की। इसका मतलब ए और बी की डायमेंशन सेम नहीं हो सकती, तो दोनों ऐड नहीं हो सकती, तो ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा बात करते हैं ए प्लस बी इंटू सी। अब देखो ए में ऐड किया है बी इंटू सी को, ए की डायमेंशन बी इंटू सी की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। अब देखो बी की, ए की और सी की तीनों की डायमेंशन वैसे तो अलग अलग हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लेते हैं ए जो है वो एरिया है एल स्क्वायर, इसकी डायमेंशन है एल स्क्वायर। बी और सी का जो प्रोडक्ट है वो एल स्क्वायर आना चाहिए। तो बी को ले लेते हैं एल की पावर 3 और इसको ले लेते हैं एल की पावर -1। तो देखो एल की पावर 3 से एल की पावर -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो एल की पावर 3 और -1 मिल के बन जाएगा एल की पावर 2 और ये भी एल की पावर 2। तो देखो हमने तीनों की डायमेंशन भी अलग कर दी, एल स्क्वायर, एल की पावर 3 और एल -1, और तीनों नॉन जीरो डायमेंशन की भी हैं तो इसको इजीली ऐड कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिखा सकते हैं, ए को ले लो एल स्क्वायर, बी को ले लो एल क्यूब और सी को ले लो एल -1। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ही पॉसिबिलिटी है, ये एल स्क्वायर एल क्यूब एल -1 ही ले सकते हैं, नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, वो हमारे पे डिपेंड करता है। ये तो एक एग्जाम्पल लिया हमने कि ऐसा मान लें तो देखो ये सही हो रहा है, किसी भी एक केस में सही है, इसका मतलब ये आंसर होगा। ऐसी बात नेक्स्ट क्यों करते हैं कि a प्लस ए इंटू सी। अब देखो तुम कहोगे सर ये सही है तो ये भी सही होना चाहिए, लेकिन ध्यान से देखो इसमें इसको लिख सकता हूँ, a यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस सी। तो अब देखो 1 तो डायमेंशन लेस हो गया, प्लस सी, और सी जो है वो नॉन जीरो डायमेंशन का है, मतलब इसकी कुछ डायमेंशन है, तो ये डायमेंशन लेस और ये डायमेंशन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखो दोनों में ए सेम है इसलिए ए कॉमन आकर के ऐसा हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी एक एग्जाम्पल इसमें सेट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं ए बी और सी डी, ये भी पॉसिबल है। देखो ए इंटू बी, देखो ए बी सी डी चारों की डायमेंशन अलग अलग हैं, लेकिन ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर वही डायमेंशन आ जाए जो सी और डी को मल्टीप्लाई करने पे आ रही है, तो पॉसिबल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ए को ले लेते हैं, ए की डायमेंशन एल मान लेते हैं, बी की डायमेंशन एल स्क्वायर मान लेते हैं, सी की डायमेंशन एल की पावर 4 मान लेते हैं और डी की डायमेंशन एल की पावर -1 मान लेते हैं। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एल की पावर 3 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी एल की पावर 3 आएगा, और चारों के डायमेंशन भी अलग अलग है, तो बोलो ये पॉसिबल है या नहीं। ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल लिया है हमने, इसका मतलब ये वाला केस पॉसिबल है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें देखो ए बी प्लस बी सी, यहाँ देखो बी दोनों में सेम आ रहा है वापस से, तो एक बार बी को कॉमन लेंगे हम यहाँ, तो ये बचेगा ए प्लस सी अलग हो जाएगा इंटू बी। तो यहाँ देखो ए और सी ऐड हो रहा है, बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, बी से मल्टीप्लाई होना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई के लिए कोई डायमेंशनल कंडीशन नहीं होती है, लेकिन ए इंटू ए प्लस सी ऐड हो रहे हैं, तो दो डायमेंशन तभी ऐड हो सकती हैं जब वो दोनों सेम हों, तो इसका मतलब ए और सी सेम होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि चारों डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के हैं, तो ऐसा कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ बात करें ए स्क्वायर बी, मैंने कहा मल्टीप्लाई करने के लिए कोई डायमेंशन की कंडीशन नहीं है, ये कुछ भी डायमेंशन रखो ए बी, इनको मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं, तो ये कंडीशन पॉसिबल है। नेक्स्ट बात करें ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर बी,
यहाँ भी देखो b 2 बार आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी। अब फिर से देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐड हो रहा है। ऐसा तो तब ही पॉसिबल है बेटा जब ए स्क्वायर और सी स्क्वायर दोनों की डायमेंशन सेम हो, और इन दोनों की डायमेंशन तब ही सेम होंगी जब ए और सी की डायमेंशन सेम हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए की डायमेंशन सी की डायमेंशन के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है ऐसा, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की यदि बात करें तो देखो इसमें क्या कर रखा है, 1 प्लस ए इंटू बी, 1 प्लस ए इंटू बी। अब देखो ए और बी को मल्टीप्लाई कर रखा है, फिर कुछ एक कांस्टेंट के साथ इसको ऐड किया हुआ है। ए और बी को मल्टीप्लाई किया है, फिर किसी कांस्टेंट मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी में ऐड किया है। यहाँ 1 डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कुछ बता नहीं रखा इसका, वैसे डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या दोनों डायमेंशन रखते हुए दोनों का प्रोडक्ट डायमेंशन लेस हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कब, जब ए को ले लेते हैं कि मान लो ए है एल, और बी को ले लेते हैं एल का अपोजिट एल माइनस 1। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डायमेंशन लेस आ जाएगा, और इस डायमेंशन लेस में इसको ऐड कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल है, इसको हम ऐड कर सकते हैं। यदि बात करें नेक्स्ट 1 प्लस ए, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो 1 में ए को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ए तो डायमेंशन लेस हो ही नहीं सकता और 1 डायमेंशन लेस है, तो ऐसा एडिशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं ए की पावर बी। अब देखो मैंने बताया था किसी की पावर में यदि कुछ लिखना है तो पावर जो है वो डायमेंशन लेस होनी चाहिए, लेकिन बी जो है वो नॉन जीरो डायमेंशन की है, मतलब बी जो है नॉन जीरो डायमेंशन है, नॉन जीरो डायमेंशन। इसका मतलब किसी की पावर नॉन जीरो डायमेंशन, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते। एक ए तो डायमेंशन लेस भी हो सकती है और डायमेंशन भी रख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी 100% डायमेंशन लेस होनी ही चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया है कि नॉन जीरो डायमेंशन की है। यदि बात करें ए की पावर बी इंटू सी, ये पॉसिबल हो सकता है। वो कैसे, क्योंकि मुझे पता है बी इंटू सी, जैसे ए इंटू बी डायमेंशन लेस हो सकता है, तो बी इंटू सी भी डायमेंशन लेस हो सकता है। बी इंटू सी मे बी डायमेंशन लेस, ऐसी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं जिसमें बी और सी को मल्टीप्लाई करने पर डायमेंशन लेस बन जाए। नेक्स्ट है ए बाई बी की पावर सी इंटू डी। देखो सी इंटू डी डायमेंशन लेस हो सकता है, और ए बाई बी डायमेंशन लेस हो या ना हो मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे बेस जो है वो कुछ भी डायमेंशन रख सकता है, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल हो जाएगा इसी। लेकिन बात करें इसकी ए बी की पावर सी बाई डी, क्या सी अपॉन डी डायमेंशन लेस हो सकता है। देखो सी अपॉन डी डायमेंशन लेस तभी हो सकता है जब सी और डी की डायमेंशन सेम हो। दोनों की सेम होगी तो ऊपर नीचे वाली कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन सेम हो नहीं सकती। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन की है, तो सी की डायमेंशन डी के डायमेंशन के इक्वल नहीं हो सकती, तो सी अपॉन डी जो है कभी भी डायमेंशन लेस नहीं हो सकता, नेवर बी डायमेंशन लेस। और डायमेंशन लेस नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप से इन सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व करना था। सभी लोग अपने आंसर मैच करा सकते हैं। इसके बाद आगे लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आता है, इसका पहला एप्लीकेशन हम देख चुके हैं। अब दूसरा एप्लीकेशन है डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में यदि हमें रिलेशन निकालना हो कि एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करती हैं, तो हम इस डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। जैसे इनको क्वेश्चन के थ्रू ही समझा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में देखो एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट is dropped from some height, then time taken
to reach the ground depends on height h and acceleration due to gravity small g, then find formula for time using डायमेंशनल एनालिसिस। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। देखो, किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है, एच हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो देखो किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो उसको ग्राउंड तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। तो कह रहा है कि वो जो टाइम है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो हाइट पर और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। देखो ये हमें रिलेशन वो देगा, हमें नहीं पता कि वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। यदि उसने दे दिया कि इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो हाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, तो बताना ये है कि टाइम का जो फॉर्मूला है वो किस टाइप का होगा डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। तो अब देखो ऐसे केस में क्या करते हैं हम कि हम कहेंगे टाइम जो है, लेट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एच की पावर अल्फा एंड जी की पावर बीटा। अल्फा और बीटा कुछ कांस्टेंट हैं और एच और जी, एच है हाइट और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एच की पावर अल्फा एंड जी की पावर बीटा। तो देखो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैं ए बोल देता हूं, इंटू एच की पावर अल्फा इंटू जी की पावर बीटा। ए जो है कुछ कांस्टेंट है, कांस्टेंट वो भी डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो देखो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं उसकी बात कर देते हैं। अब देखो हम कहेंगे यदि ये इसके इक्वल है तो दोनों तरफ की जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए। तो हम कहेंगे टाइम की डायमेंशन एग्जैक्ट इक्वल होनी चाहिए एच की डायमेंशन की पावर अल्फा एंड जी की डायमेंशन की पावर बीटा। तो देखो यहाँ टाइम की डायमेंशन तो टी आ जाएगा, या मैं कहूँ एम जीरो एल जीरो टी जीरो आ जाएगा, सॉरी टी वन, एम जीरो एल जीरो टी वन आ जाएगा। एच जो हाइट है तो इसका तो एम जीरो एल जीरो टी की पावर सॉरी एल वन आएगा और टी की पावर जीरो आएगा। ऐसे एम जीरो एल, हाइट तो लेंथ है बेटा, तो एल वन हो जाएगा टी जीरो, इसकी पावर अल्फा हो गया। और एक्सेलरेशन बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हम जानते हैं एल टी माइनस टू होता है, तो इसको लिख सकता हूँ एम जीरो एल वन टी माइनस टू और इसकी पावर है बीटा। तो अब देखो इस इक्वेशन से क्या रिजल्ट निकालते हैं। m तो दोनों तरफ जीरो है तो उससे कोई इक्वेशन नहीं बनने वाली है, लेकिन यहाँ l की डायमेंशन जीरो है, यहाँ l की डायमेंशन दोनों में है, तो हम कहेंगे फ्रॉम l की डायमेंशन से देखो कहेंगे हम जीरो जो है वो इक्वल होगा, इधर l की पावर जीरो है, इधर देखो l की पावर वन और पावर अल्फा, तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो यह आ जाएगा l की पावर अल्फा, तो अल्फा तो यहाँ से आ गई लेंथ की और यहाँ से लेंथ की आ जाएगी बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जीरो होगी, ये लेंथ से आया है हमने। ऐसे टाइम से निकालेंगे तो यहाँ वन आएगा और टाइम की यहाँ जीरो है और टाइम की यहाँ आ जाएगी माइनस टू बीटा, देखो माइनस टू ये था बीटा ये था, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस वन बाई टू, तो इसको इसमें रख देंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी प्लस वन बाई टू। तो टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल आ जाएगा एच की पावर अल्फा, मतलब हाइट की पावर वन बाई टू और जी की पावर माइनस वन बाई टू, तो मतलब टाइम जो है वो कांस्टेंट इंटू वन बाई टू को रूट में लिख देता हूँ एच अपॉन जी, एच अपॉन जी, कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। टी इज इक्वल टू ए अंडर रूट एच बाई जी, और जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है, जो रियल फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, टी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट टू एच बाई जी, टी होता है अंडर रूट टू एच बाई जी। तो ये जो
ए की वैल्यू √2 है, ये हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते क्योंकि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है बेटा। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये क्वांटिटी ऐसे डिपेंड करेंगी, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये जो कांस्टेंट है जो डायमेंशनलेस है उसकी वैल्यू √2 होगी। फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। ये इसका एक थोड़ा कंस्ट्रेंट है। हम सिर्फ रिलेशन निकाल सकते हैं, उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला निकालना पॉसिबल नहीं है। ये जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है √2h/g ये फिजिकली निकाला जाता है। आगे जब हम मोशन इन 1D पढ़ेंगे तो वहाँ ये फॉर्मूला हम डेराइव करेंगे, t = √2h/g कहाँ से आया है। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस से सिर्फ हम इतना ही फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसके बाद जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m in uniform circular motion a force F acts on it whose direction is always towards the center. If F depends on m जो मास है ऑब्जेक्ट का, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट v and radius r, speed v, radius r, then using dimensional analysis deduce formula for F। ये जो फोर्स है डायमेंशनल एनालिसिस से इसका फॉर्मूला निकालना है। तो देखो वापस से वहीं शुरुआत करनी है, लेट, जिसने सब बताएगा कि ये जो फोर्स है किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इसने बताया कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है, देखो मास पे। ये नहीं पता मास पे कैसे डिपेंड करता, तो हम मान लेते हैं m की पावर अल्फा, और एक वेलोसिटी पे, वेलोसिटी की पावर बीटा, और एक रेडियस r पे, वो इसको गामा। तो m, v और r पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको हमने ऐसे मान लिया। तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको a बोल दिया, तो ये आ जाएगा a × m की पावर अल्फा, v की पावर बीटा और r की पावर गामा, ऐसे है। तो हम कहेंगे यदि ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले भी सेम होने चाहिए। तो हम कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ f विल बी इक्वल टू मास का डायमेंशनल फॉर्मूला की पावर अल्फा, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला की पावर बीटा और रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला की पावर गामा, ऐसे कह देंगे। और जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उसको एज इट इज रहने देंगे क्योंकि वो डायमेंशनलेस, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी m1 L1 T-2 इज इक्वल टू m की पावर अल्फा। देखो पूरा डिटेल में लिखे, मैं सिर्फ वो लिख रहा हूँ जो डायमेंशन में आ रहे हैं। वेलोसिटी में लिखूंगा LT-1 की पावर बीटा और डिस्टेंस में लिखूंगा L की पावर गामा। तो यहाँ से देखो तीन वेरिएबल हैं, तो हमें इसको निकालने के लिए तीन ही इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक मास से आएगी, एक लेंथ से और एक टाइम से। तो मास देखो इधर डायमेंशन मास की 1 है, इधर अल्फ़ा है और नहीं है अल्फ़ा, ये केवल, तो अल्फ़ा की वैल्यू तो 1 आ गई।
दूसरी यदि बात करें लेंथ से, तो इधर लेंथ की डायमेंशन 1 है, इधर इसमें 0 है, इसमें देखो आएगी 1, लेकिन मल्टीप्लाई होगी बीटा से, तो बीटा और ये आ जाएगी गामा। और तीसरी इक्वेशन जो है वो टाइम से आएगी, -2 इज इक्वल टू, यहाँ से टाइम है नहीं, यहाँ आएगा माइनस बीटा, तो यहाँ से बीटा आ जाएगा 2, इसको इसमें रख देंगे तो यहाँ गामा आ जाएगा बीटा 2, तो ये आ जाएगा -1। इसका मतलब फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है, मास की डायमेंशन तो आ गई 1, वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई 2 और आर आ गया -1, तो ये नीचे आ जाएगा। और एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअल फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू mv²/r ही होता है, और डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो देखो वो बाइलक उसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये नहीं कि ये फॉर्मूला हमने पूरा निकाल दिया, वो कांस्टेंट के बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो mv²/r आता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके भी हम ये सारे फॉर्मूले डेराइव कर सकते हैं। इसके लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ इस कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ से नहीं निकाल पाते, बाकी हम यहाँ से ये सब निकाल सकते हैं। ऐसे देखो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं एक, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए सॉलिड depends upon its Young's modulus of elasticity y and density rho of material। ठीक है, तो बोला है obtain relation between velocity and y and rho, यंग्स मॉडुलस और डेंसिटी में, इनमें रिलेशन निकालना है अपने को। ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो अब देखो ये रिलेशन कैसे निकालते हैं हम। फिर से देखो हम कहेंगे जो वेलोसिटी है, लेट वेलोसिटी जो है इज प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस की पावर अल्फा और डेंसिटी की पावर बीटा, ये है। तो हम कहेंगे जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वेलोसिटी का वो इक्वल होगा यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला की पावर अल्फा और डेंसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला की पावर बीटा। सबसे पहले तो डायमेंशनल फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस का और इनका पता होना चाहिए। तो देखो बिकॉज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मैंने बताया हुआ है ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन जो है वो डायमेंशन लेस है, तो इसकी डायमेंशन, ये तो डायमेंशन लेस हो गया, और इसकी जो डायमेंशन है वो प्रेशर की डायमेंशन आएंगी, या कहूँ फोर्स अपॉन एरिया। तो जो यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन है वो फोर्स अपॉन एरिया की डायमेंशन है, तो ये आती है m1, L1 आता है लेकिन L2 नीचे आता है, तो ये L-1 T-2 ऐसे। ऐसे ही डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा M-L-3 T0, इस टाइप से। तो हम कहेंगे वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा M0 L1 T-1 इज इक्वल टू, बाकी यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा M1 L-1 T-2 की पावर अल्फा, और ये हो जाएगा M-L-3 T0 की पावर बीटा। देखो हमने इसको इस फॉर्मूले में रख दिया है, डायमेंशन दोनों तरफ सेम कर दी।
हम कहेंगे m से फॉर्मूला निकल के आएगा, यहाँ m तो इधर तो 0 है, इधर m की पावर अल्फ़ा है और इधर m की पावर बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होनी चाहिए 0। एक लाइन से निकालेंगे l, यहाँ 1 है, यहाँ l आ गया माइनस अल्फ़ा और यहाँ l आ गया -3 बीटा, और एक रिलेशन यहाँ टाइम से आएगा -1 और यहाँ टाइम का आएगा -2 अल्फ़ा और यहाँ टाइम का 0 हो जाएगा। अब देखो ये ध्यान रखना, यहाँ वेरिएबल थे अल्फ़ा और बीटा 2, लेकिन यहाँ इक्वेशन बनी है 3। तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या तीनों इक्वेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही हैं। मतलब हमें 2 ही इक्वेशन की ज़रूरत थी अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए, तो 2 इक्वेशन से अल्फ़ा बीटा निकालेंगे और तीसरी इक्वेशन में रखेंगे, तो यदि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सही आई है, और यदि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन से कुछ पॉसिबल नहीं है, कुछ निकाल नहीं सकते, कोई इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो उस केस में हम कहेंगे कि ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो देखते हैं यहाँ क्या होता है। तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया 1/2, इसको इसमें रखेंगे तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2, और इन दोनों को इस इक्वेशन में रखते हैं तो 1 इज इक्वल टू -1/2 और माइनस माइनस प्लस 3/2, तो 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रही हैं। इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू -1/2 सही है। यदि ये सेटिस्फाई नहीं करती, यदि ये दोनों इक्वेशन का रिजल्ट इस तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम कहते कि ऐसा फॉर्मूला, इन दोनों पे डिपेंडेंट फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन ये सही सेटिस्फाई कर रही हैं तो इसका फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा। तो वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो हो जाएगा अल्फ़ा 1/2, ये -1/2, इसको लिख दूंगा √T/ρ। और एक्चुअल में फॉर्मूला जो होता है √y है, सॉरी, ये एक्चुअल फॉर्मूला भी यही होता है, v इज इक्वल टू √y/ρ, यही होता है। इसका भी जो कांस्टेंट होता है वो 1 होता है। तो देखो कांस्टेंट के बारे में तो हम यहाँ बात कर ही नहीं सकते, कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल ही नहीं सकते, वो तो हमें फिजिकल इक्वेशंस लगा करके या किसी और तरीके से निकालनी पड़ेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस से उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे रिलेशन हम डायमेंशनल एनालिसिस के यूज करके निकाल सकते हैं। और भी जैसे इसी डायमेंशनल एनालिसिस का और भी एप्लीकेशन है जिसको हम देख सकते हैं, वो हम बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में अभी तक के लिए इतना ही समझो कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके फॉर्मूला कैसे डेराइव करते हैं। इन्हीं मेथड के यूज़ करके हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि और क्या क्या यूजेस कर सकते हैं, जिस और कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। ओके।